हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक धारा 2 पढ़ लिया था। अब धारा 3 पढ़ना है इस वीडियो में, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये परिभाषा खंड है। इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित ना हो, कि जब तक जो इसमें दिया गया हो इससे अन्यथा अपेक्षित ना हो, तब तक यही माना जाएगा कि इन शब्दों का अर्थ यही है जो इसमें दिया गया है। ठीक है। अब देखिए का देखते हैं, रूढ़ी और प्रथा। तो भैया, रूढ़ी क्या है, प्रथा क्या है, आप लोगों ने कभी सुना होगा रूढ़ी प्रथा। तो रूढ़ी और प्रथा से तात्पर्य ऐसे विधि का बन रखने वाली नियमों से है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ठीक है। अब ऑफिशियली देख लीजिए, पदों से प्रथा, रूढ़ी और प्रथा पदों से कोई नियम अभिप्रेत है, यानी कि कोई ऐसा नियम अभिप्रेत है जो कि लंबे समय से के लिए लगातार और एक रूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी क्षेत्र, आदिम जाति, समुदाय या समूह या परिवार के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त हो गया। मतलब रूढ़ी और प्रथा क्या है, तो रूढ़ी और प्रथा ऐसा नियम है भैया जो लंबे समय से लगातार एक समान रूप से चली आ रही है, और इसी के कारण वो उस विशेष स्थानीय क्षेत्र के लिए वो जैसे कानून का बल रखने वाला हो गया है। ठीक है, बन गया है, इतना मजबूत हो गया है वो कि जैसे एक कानून होता है वैसे हो गया है। परंतु यह नियम निश्चित हो और युक्त ना हो। ठीक है, एक तो अयुक्त ना हो भैया, और दूसरा लोकनीति के विरुद्ध ना हो। नंबर 1, यह नियम निश्चित हो, अयुक्त ना हो, लोकनीति के विरुद्ध ना हो। ठीक है, ये शर्त है। और दूसरा परंतु पे कि परंतु यह और भी कि ऐसे नियम की अवस्था में जो कि एक ही परिवार को लागू है, परिवार द्वारा उनका अस्तित्व भंग नहीं कर दिया गया हो। मतलब अगर मान लीजिए ऐसी रूढ़ी या प्रथा कोई एक ही परिवार मानता है, तो वह तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक कि वो डिसकंटिन्यू ना हो गया हो, उसका भंग ना हो गया हो, अस्तित्व भंग ना हो गया हो। ठीक है। अब देखिए भैया, दूसरा खंड है जिला न्यायालय। तो भैया जिला न्यायालय क्या है। जिला न्यायालय किसी क्षेत्र में, जिला न्यायालय आप लोगों को पता होगा ना, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में न्यायालय होता है। व्यवहार न्यायालय यानी सिविल न्यायालय, वह न्यायालय किसी अन्य क्षेत्राधिकार वाला प्रधान व्यवहार न्यायालय के, यानी कि ये प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है। मतलब कोई भी सिविल न्यायालय है तो वो जिला न्यायालय होगा। ठीक है। या राज्य सरकार द्वारा राज्य के गजट में अधिसूचना द्वारा उल्लिखित किया जाए कि कौन सा सिविल न्यायालय होगा। ठीक है, और जब तक ये नोटिफाई नहीं करता तब तक किसी को माना जाएगा। अब भैया तीसरा देख लीजिए, सगा और सौतेला। सगा मतलब क्या होता है, फुल ब्लड। फुल ब्लड मतलब जानते हैं, जैसे आप और आपका भाई फुल ब्लड है। और सौतेला क्या है, आपका भाई सौतेला भाई भी हो सकता है भैया। फुल ब्लड मतलब जिसके माता और पिता दोनों एक हों। ठीक है। और सौतेला का मतलब पिता तो सेम हो लेकिन माता अलग हो गई हो। दो माँ से उत्पन्न बच्चे, और जैसे दो माँ और एक बाप। जैसे मान लीजिए किसी आदमी का बच्चा है, एक बच्चा है ऑलरेडी, अब उसकी वाइफ गुजर गई या एक्सपायर कर गई, अब नहीं रही इस दुनिया में, तो उसने दूसरी शादी कर ली। तो दूसरी शादी करने के बाद जिस औरत से वो दूसरा बच्चा होगा उसका, वह बच्चा और जो पहले से बच्चा था वो दोनों सौतेले भाई हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए भैया, ये समझ गए होंगे आप लोग, सगा और सौतेला। अब सगा और इसमें क्या थोड़ा सा ट्रिक आप लोग लगा दीजिए कि इसमें पत्नी भिन्न होती है। ठीक है, सगा में तो ठीक है, पति पत्नी दोनों सेम रहेंगे, और सौतेला में पत्नी भिन्न हो जाती है। ठीक है, अलग पत्नी हो जाती है। अब सहोदर मतलब घा वाला देखिए, यहाँ पे सहोदर है। सहोदर का क्या मतलब होता है भैया,
सहोदर का अगर संधि विच्छेद करिए तो वैसे पता लग जाता है। सह उदर जो एक ही पेट से पैदा हुआ हो, उदर माने पेट होता है, ठीक है, एक ही पेट से पैदा हुआ, और एक ही पेट से पैदा होने का मतलब अगर पिता भी सेम होगा तब तो भैया सगा हो जाएगा, लेकिन सहोदर है तो यानी उदर एक है, यानी पेट एक है और उसका पति दूसरा है पत्नी का, ठीक है, तो यहाँ पे पति भिन्न है। गांव में क्या है, पत्नी अलग है, मतलब पत्नी दूसरी आती है, और यहाँ पे पति दूसरा आता है भैया, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, अरे समझदार है यार, सब समझ गए होंगे। तो भैया ये आगे देखिए, स्पष्टीकरण देख लीजिए। खंड गा और घा में पूर्वज पद के अंतर्गत पिता है और पूर्वजा के अंतर्गत माता है, ठीक है। अरे इसमें पूर्वज यहाँ पे देखिए लिखा है भैया। अंगा देखिए, विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है, ये तो किसी काम का नहीं है। अच्छा देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भैया, आप लोग इसको रट लीजिए। इसमें सपिंड की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा? तो सपिंड की। देखिए भैया, सपिंड। अब सपिंड कौन होता है? तो आप लोग अक्सर सुने होंगे माता से 3 पीढ़ी ऊपर, पिता से 3 पीढ़ी ऊपर, तो सॉरी पिता से 5 पीढ़ी ऊपर, ठीक है। ऐसी नातेदारी जो माता से 3 पीढ़ी ऊपर और पिता से 3 पीढ़ी ऊपर हो, उसमें शादी नहीं हो सकती भैया, ठीक है, वो सपिंड नातेदारी में आते हैं। अब इसकी गणना कैसे की जाएगी कि पिता से 3 पीढ़ी ऊपर है कि कैसे है, नीचे है, तो ये खंड 2 में बताया गया है। यदि 2 व्यक्तियों में से एक सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर, दूसरा परंपरागत अगर पुरुष है। अब परंपरागत अगर पुरुष मतलब लीनियल असेंडेंट, ठीक है, असेंडेंट, लीनियल असेंडेंट। अब लीनियल असेंडेंट का मतलब आप लोग नहीं समझे, जैसे कि जो ऊपर की पीढ़ी, ठीक है, लीनियल असेंडेंट का मतलब होता है ऊपर की पीढ़ी। ऊपर की, आपसे ऊपर की पीढ़ी कौन है? आपके पिता हैं, आपके बाबा हैं, आपकी माता है, आपकी दादी है, ठीक है, आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी है, ये आपसे ऊपर की पीढ़ी है। और जो है, और डिसेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? लीनियर डिसेंडेंट का मतलब आपसे नीचे, जैसे आपके बेटे बेटियां हैं, आपके पोते पोतियां होंगी। तो भैया यहाँ असेंडेंट की बात कही गई है, तो माता पिता दादा दादी, यहाँ पे सपिंड का टेस्ट बताया गया है। यदि एक ही परंपरागत अगर पुरुष है तो एक दूसरे के सपिंड होंगे, ठीक है, देख लीजिए, एकदम क्लियर लिखा है कि यदि 2 व्यक्तियों में से एक सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर दूसरे का परंपरागत अगर पुरुष है, या उसका ऐसा एक ही परंपरागत अगर पुरुष है, या एक ही, मान लीजिए भाई बहन है, परंपरागत अगर पुरुष यानी कि अगर पुरुष कौन है? माता पिता दादा दादी, मान लीजिए एक ही माता पिता है जो कि एक दूसरे के प्रति सपिंड नातेदार की सीमाओं के भीतर है, तो ऐसे 2 व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि वे एक दूसरे के सपिंड हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका भाई है, आपका भाई है, आपके सपिंड नहीं है, आपकी बहन आपकी सपिंड नहीं है, ठीक है। तो भैया ये हो गया। अब अच्छा देख लीजिए, इसमें प्रतिसिद्ध नातेदारी है, तो भैया प्रतिसिद्ध नातेदारी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जैसे सपिंड नातेदारी है वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रतिसिद्ध नातेदारी मतलब ऐसी नातेदारी जो प्रतिसिद्ध हो, जिसमें शादी होना पॉसिबल ना हो। अगर शादी हो गई तो उसमें नल एंड वाइड मतलब शून्य हो जाएगा शादी। देखिए, एक दूसरे के परंपरागत अगर पुरुष में प्रतिसिद्ध नातेदारी है, शादी नहीं हो सकती। एक दूसरे के परंपरागत अगर पुरुष या वंशज की पत्नी या पति, मान लीजिए पुत्र की पत्नी है तो अगर पुरुष है, ठीक है, या वंशज की पत्नी है। अब तीसरा खंड देख लीजिए, एक दूसरे के भाई की या पिता या माता के भाई की, यानी मामा के लड़के या चाचा के लड़के, या पितामह या पितामही, मातामह या मातामही। अब पितामह कौन है? दादा। मातामह कौन है? दादी। पितामही कौन है? ये देखिए, पितामही नानी नाना और मातामही नानी।
के भाई की पत्नी है, मतलब इन लोगों के भाई की पत्नी है, तो भी प्रतिसिद्ध नातेदारी में आ सकता है, आ जाता है, उनसे शादी नहीं हो सकती। अब भाई और बहन, चाचा और भतीजी, चाची भतीजा, ये सब प्रतिसिद्ध नातेदारी है। इम्पोर्टेंट है यार, और थोड़ा सा इजी भी है, तो पढ़ लीजिए अपने हिसाब से। और भैया पढ़ लीजिए नहीं, पढ़ते रहिए, ठीक है। अब जैसे बुआ भतीजा है, वो भी है, मैं लिखा हूँ सब किनारे किनारे, भैया आप टेंशन ना लीजिए, खाली अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्पष्टीकरण देख लीजिए। खंड 4 के प्रयोजनों के लिए नातेदार के अंतर्गत सभी नातेदारी के समान ही सौतेले या सहोदर। अब मान लीजिए ऐसा नहीं कि आपके सगे नातेदार हो खाली, तो मान लीजिए आपका कोई सौतेला नातेदार है, तो वो भी भैया आएगा। मान लीजिए सौतेले भाई का कोई नातेदार है, तो वो सपिंड में नहीं आएगा, ऐसा अगर आप सोचें तो उसको भी सपिंड में आएगा। औरस नातेदारी के समान ही जारज नातेदारी भी है। जैसे अधर्मज नातेदारी जो है उसी के समान, जो धर्मज है वो अधर्मज के समान ही है, ठीक है। अब रक्तजन्य नातेदारी के समान ही दत्तक रक्तजन्य मतलब फुल ब्लड, मतलब ब्लड जो अपना बेटा हो, अपना खून हो, उसके नातेदारी के समान ही दत्तक, जैसे गोद लिया हुआ कोई बेटा है तो उसकी नातेदारी भी है सेम एकदम, उसमें भी शादी करना प्रतिसिद्ध है। और उन खंडों में नातेदारी संबंधी पदों का अर्थ तदनुकूल लगाया जाएगा, मतलब इन्हीं के अनुसार लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा भैया आपका सेक्शन 3। उम्मीद करता हूँ आपको सेक्शन 3 समझ में आया होगा। और भैया प्लीज़ इस चैनल को, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सपोर्ट बनाए रहिए भैया, आप लोगों के सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है। ये देखिए धारा 2 है, एक हो गया था, तो धारा 3 है, यहाँ से ये परिभाषा खंड है, तो आपको धारा 3 भी आ गया होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में भैया, तब तक ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।